स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्त के बारे में जितनी जानकारी है उससे ज्यादा जानकारी दुश्मन के बारे में होना जरूरी है, स्पेशली जब दुश्मन चाइना जैसा हो। इस वीडियो में हम जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हम चाइनीज मिलिट्री सेटअप में देखते हैं, इंक्लूडिंग चाइना का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उस पर बात करने वाले हैं। इसके लिए हमने 3 सोर्सेज को रेफर किया है। सबसे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट इस विषय में जो यूएस कांग्रेस ने कमीशन की थी, जिसको हम बात करेंगे, और दूसरा एक इंडियन थिंक टैंक है जिसने इसी विषय पर लिखा है। ठीक, शी जिनपिंग का सपना है कि 2049 तक वो चाइना की डिफेंस फोर्सेस को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। अभी जो संख्या बल की बात करें, टोटल मिलिट्री पर्सनल्स की बात करें, तो करीब 2.3 मिलियन मिलिट्री पर्सनल्स हैं। इंडिया की अगर आप संख्या पूछते हो इंडियन आर्म फोर्सेस की, तो जो एक्टिव पर्सनल्स हैं उसकी संख्या 1.4 मिलियन बताई जाती है। लेकिन किसी भी दो देशों की जो मिलिट्री माइट होती है वो केवल संख्या से नहीं, इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं उससे भी होती है। आप कहेंगे कौन से स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स? इसी वजह से तो ये वीडियो जरूरी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उस रिपोर्ट को ही जरा देख लेते हैं जिस रिपोर्ट की हम बात करें। तो रिपोर्ट का जरा नाम देखिए, असेसिंग सिस्टमैटिक स्ट्रेंथ। तो दुश्मन की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। आप कहेंगे सर स्ट्रेंथ पे फोकस क्यों करना? अरे भाई, लड़ना है तो स्ट्रेंथ पे तो फोकस करनी पड़ेगी ना। और अगर उसकी स्ट्रेंथ हमसे ही बन रही हो या हमारे एलाइज से बन रही हो, तो उस स्ट्रेंथ को कुछ हम कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ऐसी एक स्ट्रेंथ को यूएस ने कट करने के लिए चिप्स एक्ट लाया था, अभी बताएंगे कैसे। तो सिस्टमैटिक स्ट्रेंथ एंड वल्नरेबिलिटीज ऑफ चाइनाज डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। तो डिफेंस भी और जो इंडस्ट्रियल बेस है, बेसिकली आपका मतलब है कि जो इंडस्ट्री है डिफेंस की, क्योंकि हथियार एटसेट्रा वही, उसी के बल पे तो भाई मिलिट्री चलेगी। तो ये यूएस कांग्रेस ने कमीशन की थी, इसने फाइनली अपनी रिपोर्ट दी, राइट। तो इसने चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री अलॉन्ग विद जो मिलिट्री है उसकी वीकनेसेस पर बात की। हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। चाइना का जो रिलायंस है, जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है, वो हाई टेक इंपोर्ट पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी वाला है, फॉर एग्जांपल जिसमें कि आईसी चिप्स लगनी है। जैसे कि इस रिपोर्ट ने एक बात कही है, आप भी मुझे लग रहा है कि इस बात से कंप्लीटली एग्री करेंगे कि जैसे 19th सेंचुरी में जो रोल निभा रहा था कोल, 20th सेंचुरी में जो रोल निभा रहा था पेट्रोल, आज की सदी में वो रोल निभा रही हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स में फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि जब हम डिजाइन्स की बात करते हैं, उसमें इनोवेशन की बात करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विषय में दैट चाइना इज डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस, बी इट यूएस, फ्रांस और अदर नेशंस। तो यानी कि यहां पर तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी बात को उन्होंने किया है। दूसरी चीज है वर्कफोर्स शॉर्टेज। आप कहेंगे वर्कफोर्स शॉर्टेज क्यों सर? इतनी जनसंख्या, अरे जनसंख्या बूढ़ी हो रही है ना, तो ऐसे में जो नई भर्तियां होंगी, नए जो एडमिशन्स होंगे मिलिट्री में, उसकी संख्या में कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी? और आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। अगर जो प्रेजेंट रिपोर्ट की बात करूं, जिसको मैं आगे कोट करने वाला हूं, अभी एज ऑफ नाउ 57 मिलियन आपके चाइनीज पेंशनर्स हैं। तो यानी कि चाइनीज सरकार को करीब 5,70,00,000 लोगों को अलग से पेंशन और अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत जो भत्ते हैं एटसेट्रा जो खर्चा है वो करना पड़ता है। तो ऐसे में टोटल डिफेंस बजट का जो एक बड़ा भाग है ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। यानी कि वो खर्चा जिससे कि आपकी कोई विशेष मतलब जो एसेट्स होने चाहिए, जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए चाइनीज आर्मी का, वो हो नहीं पाएगा। ये संकट इन पर मंडरा रहा है। वैसे 2049 का ये टारगेट कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बना देंगे इसको। देखते हैं भाई कैसे बनाएंगे, जरा ओल्ड वल्नरेबिलिटीज तो देख लें। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जैसे इनका जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, डिफेंस कॉम्प्लेक्स में आती हैं कई सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनीज, उस पर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ही एक तरीके से एकाधिकार चलता है, मोनोपोली चलती है। और यहां पर है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और जहां होती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वहां पर क्या होता है? करप्शन। कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ने कहा कि भाई चाइना तो खुद यूएसए पर निर्भर है और यूएसए की हेजेमनी को टक्कर दे रहा है। तो यूएसए ने कहा ये बड़ा सही बात कही है तुमने, हमें रिप्लेस करना चाह रहे हैं, हमारे एलाइज से ही फायदा ले रहे हैं। एजुकेशन की बात हो, रॉ मटेरियल की बात हो, एडवांस कंपोनेंट की बात हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब में यूएस या यूएस एलाय। तो आप कहेंगे सर एजुकेशन में कैसे? सर चाइनीज यूनिवर्सिटी सर एजुकेशन में। अरे भाई, अगर हम एजुकेशन डायस्पोरा की बात करें वेस्टर्न कंट्रीज में और एशिया के सभी देशों के नंबर देखें तो सबसे ऊपर चाइना है। तो चाइना की एक बड़ी जनसंख्या
एडवांस कोर्सेज में एनरोल है यूएस में और वेस्टर्न कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में, और वहां से नो हाउ लेकर दे आर कमिंग बैक टू चाइना, मैनी पीपल आर कमिंग बैक टू चाइना एंड गेटिंग इनटू दीज सेक्टर्स। तो अब यूएस से कह रहा है ठीक है, यानी कि अब एजुकेशन में जो एनरोलमेंट्स होंगे उसमें भी कुछ कड़ी हम चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो वल्नरेबिलिटी है ना, एक तरीके से चाइना की डिपेंडेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि हाईटेक टेक्नोलॉजी, राइट। तो अब यूएस कह रहा है कि बाकी सब यूरोपियन नेशंस से कि जरा आप भी अपने यहाँ कानून लाइए, कितने देशों ने ले आए हैं, जिससे कि अब जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका डुअल यूज हो सकता है, यानी कि कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज हो सकता है, लेकिन उसका वेपनाइजेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, कुछ बदल कर चीज़ों को। तो ऐसे में वो चीज़ें अब चाइनीज़ कंपनीज को नहीं मिल पा रही हैं, उसमें मुश्किल आ रही है। तो एक तरीके से नकेल कसने वाला ये तरीका मिल गया इस रिपोर्ट से, ये फायदे होते हैं इस एनालिसिस के। नाउ रिपोर्ट ने कहा कि यूएस और इस एलाइज पे कई सारे ऐसे मिनरल्स को लेकर भी डिपेंडेंट है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो डिफेंस इंडस्ट्री जिन मिनरल्स का इस्तेमाल कर रही है उसमें भी डिपेंडेंट है चाइना, पता लग गया। प्लस चाइना कितने सारी ऐसी कंपोनेंट्स हैं जो रशिया के थ्रू ले रहा था, यूक्रेन से भी कंपोनेंट ले रहा था, फ्रांस से भी ले रहा था, जो स्पेशली जो एयरक्राफ्ट और अपने जो नेवल शिप्स में यूज करता है। तो नेवल इंजन्स में और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट अगर फ्रांस से भी ले रहा है, तो फ्रांस और यूएस नेटो के मेंबर हैं, तो यूएस कहेगा कि भाई चाइना हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है, तो नेटो पार्टनर होने के नाते अब आपको इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है देन दे कैन एक्चुअली फाइंड अ वे अलॉन्ग विद फ्रांस अदर कंट्रीज एज वेल, फॉर एग्जांपल जर्मनी। तो ये आर्म्स इंपोर्ट में एक मेजर डिपेंडेंस चाइना की देखी गई है। आईसी वाला एंगल मैंने आपको बता ही दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंडेंस है। तो ऐसे में जो एडवांस आईसी सप्लाई चेन है वो चाइना की डिसरप्ट की जा सकती है। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर आई वाज आल्सो लुकिंग इनटू चाइनीज पर्सपेक्टिव कि उन्होंने इस रिपोर्ट पर क्या कहा। चाइना ने कहा कि देखो ऐसा है, रही बात टैलेंट पूल की, मतलब विद रिगार्ड टू आईसी, तो उनका कहना है कि हम ऑलरेडी आईसी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी ग्रेजुअल इस डिपेंडेंस को कम कर सकें। लेकिन इस जवाब का मतलब है अभी तो डिपेंडेंस है ना, तो अभी तो वल्नरेबिलिटी है ना। तो ऐसे में भाई रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि दुश्मन की वल्नरेबिलिटी के बारे में जानकारी आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसका समय से प्रयोग होना चाहिए। एक और देखिए मेजर चैलेंज, वर्कफोर्स। अब जब एक बड़ी जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है तो नई जनसंख्या मिलिट्री में तो आ ही नहीं पाएगी इतनी ज़्यादा दूर, क्योंकि चैलेंजेस तो आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। दुश्मनी आपकी ईस्ट चाइना सी में जापान से भी है, साउथ चाइना सी में वियतनाम फिलीपींस से भी और इधर इंडिया से भी है। लेकिन आपके यहाँ वर्क ना तो आपको मिलिट्री पर्सनल्स में चैलेंज आएगा, वहाँ पर आएगा। दूसरा जो आपको डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लोग चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पुश कर रहे हैं ना, चाइना पुश कर रहा है, तो उसके लिए भी क्वालिटी टैलेंट में आपको आगे मुश्किल आ सकती है। सो दैट इज व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग कि यहां पर डिक्लाइन हम देख रहे हैं विद रिगार्ड टू टैलेंट पूल, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है एक तरीके से। अब अदर क्या इश्यूज है, ये हैं जो अभी प्रेजेंट हम चैलेंजेस इनके मिलिट्री सेटअप में देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस इंडस्ट्री। मिलिट्री सेटअप में एक तो है पीस सिंड्रोम। आप कहेंगे पीस सिंड्रोम मतलब क्या है, शांति का क्या सिंड्रोम होता है? देखिए शांति का सिंड्रोम का मतलब है 1979 के बाद से आज तक पीएलए ने, यानी कि जो इनकी लिबरेशन आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसने कोई वॉर ही नहीं लड़ा है। अब आप देखिए इंडिया को, हमें तो अनुभव है 48 पाकिस्तान, 62 चाइना, 65 पाकिस्तान, 71 पाकिस्तान, 1999 कारगिल पाकिस्तान। तो हमें तो देखिए अनुभव बहुत ज़्यादा है। और प्लस हमारे इंटरनल इश्यूज, चाहे नॉर्थ ईस्ट वाला इशू हो, जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू हो, तो हमारी फोर्सेस को तो फ्रंट फुट पे एक्टिव रहना होता है, ऑपरेशंस में एंगेज होना पड़ता है। प्लस जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करें तो वी हैव ऑफिसर जो कारगिल में भी रहे। लेकिन यहाँ पर इनके कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले भाई 79 की बात है, आज 2023 चल रहा है। तो ये है पीस सिंड्रोम, राइट। तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग तो देते हो ऑफिसर्स को, बट एक्चुअल जो प्रेशर होता है वॉर का, वहां पर डिसीजन मेकिंग में टेस्टिंग नहीं है। ये भी एक रिपोर्ट कह रही है यहाँ पर। तो पीएलए डजंट अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ मॉडर्न कॉम्बैट, ये कह रहे हैं। तो रियलिस्टिक कॉम्बैट जो कंडीशन है इनको मिल नहीं पाई। हालांकि पीएलए कोशिश कर रही है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू वो इसको अपग्रेड करे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पीस डिजीज भी कहा गया, पीस टाइम हैबिट भी कहा गया। शांति में अगर तुम्हारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है तो यू आर नॉट एक्चुअली एडेप्टिव टू द रियल चैलेंज। और यहाँ पर पीस की फिर वो प्रॉब्लम्स भी हैं उनकी। नाउ स्किल्ड पर्सन का तो इशू होगा ही, जो मैंने आपको पॉपुलेशन से कनेक्ट करके बताया। तो दिस इज वन। हालांकि जो
इनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसके चेयरपर्सन शी जिनपिंग ही हैं। उन्होंने कहा कि अब हम बेटर इंसेंटिव मॉडल लाएंगे फोर्सेस के लिए, यानी कि सैलरी बढ़ाएंगे, इंसेंटिव लाएंगे जिससे कि टैलेंट पूल अट्रैक्ट कर सकें। तो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता है वल्नरेबिलिटी तो है, आने वाले समय में दिक्कत होगी। करप्शन आपको पता है, मोनोपोली अगर कहीं पर होगी तो जाहिर सी बात है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो करप्शन होगा। करप्शन के ऐसे केस हैं कि शी जिनपिंग से पहले जो हु जिनताओ थे उनके साथ जो टॉप लीडरशिप में 2 जनरल्स थे, इन्हीं पर करप्शन का चार्ज लगकर इन्हें हटाया गया। अगर इतने सीनियर ऑफिसर्स जो इससे पूर्व जो लीडर थे शी जिनपिंग से पहले हु जिनताओ उनके करीबी थे, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कितने डीप रूटेड और कितने बड़े लेवल की बेसिकली खामियाजा मतलब गैप्स हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो टोटल मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर ये खर्चा करने की बात करते हैं। 2049 तक इन्हें वर्ल्ड क्लास बनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब आप देखिए कि इनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है, देखिए 2023 वाला जो लेटेस्ट डेटा है बढ़ा है, लेकिन मुद्दा यह है कि उसमें से कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जैसे सैलरी, पेंशन, ऐसे खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे जिससे कि आपकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कुछ नहीं हो रही, कोई आपकी मिलिट्री के एसेट्स नहीं बन रहे। ऐसा नहीं कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर ले लिए हैं या फिर आपने शिप्स बना दिए हैं, मतलब या फिर प्लेन्स बना दिए हैं, हेलीकॉप्टर्स बना दिए हैं, तो कहने का मतलब है डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्रोपोर्शन है रेवेन्यू और कैपिटल का, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू बढ़ने के 2 कारण हैं। एक तो इनकी पॉपुलेशन, जो आपको बताई पॉपुलेशन, वो भाई जो बूढ़ी हो गई है, और इनके जो डिफेंस पर्सनल्स हैं जो रिटायर हो गए हैं, तो उनकी पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब आपको ध्यान रखना होगा, तो उस पर एक बड़ा खर्चा है। दूसरा, जो ऑलरेडी इनके पास वेपनरी है उसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इट इज सेइंग कि मतलब जितना ये खर्चा उस पुरानी मशीनरी पर कर रहे हैं, तो इनकी टेक्निकल कमेटी ने खुद उसको कोट किया, मतलब उस टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट को उस रिपोर्ट ने कोट किया जिस रिपोर्ट से हम ये एनालिसिस बना रहे हैं। कहा कि इतने में तो नया वेपन, नए जो नेवल शिप्स हैं वो कमीशन हो जाते, तो दैट्स अ चैलेंज दे आर फेसिंग। ये 5.57 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 70 लाख के आसपास पर्सनल्स हैं जिनकी ऊपर खर्चा करना ही करना पड़ेगा आपको, जिम्मेदारी है भाई आपकी। और ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर किसी देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, तो भाई जो एवरेज लाइफ है वो भी बढ़ेगी। एवरेज लाइफ है तो बढ़ेगी, तो ज़्यादा अगर वो जिएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार का जो टोटल बजट है, क्योंकि स्केल के लेवल पे सोचना पड़ता है ना, तो भाई वो पेंशन और वो तो आपको खर्च करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए भी लर्निंग लेसन है, और हमने इस विषय में कुछ किया है कि यानी कि हमारे डिफेंस बजट का एक बड़ा भाग भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर खर्च हो, ना कि मेंटेनेंस ऑफ द यू कैन से डिफेंस पर्सनल्स। तो डिफेंस पर्सनल्स मतलब सैल्यूट है उनको, मतलब बेसिकली देयर इज नो डाउट देयर, बट द पॉइंट इज कि फ्यूचर की स्ट्रेटेजी के लिहाज से हमें सोचना पड़ेगा कि जो अभी गैप खुद चाइना देख रहा है कि रेगुलर जो पेंशन का बोझ है और सोशल सिक्योरिटी का जो बोझ है वो जितना चाइना झेल रहा है, उसकी वजह से वल्नरेबिलिटीज अगर यूएसए भी पहचान रहा है, हम भी पहचान रहे हैं, तो हमारी वल्नरेबिलिटी दूसरा भी तो पढ़ रहा होगा। जैसे हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है चाइना में भी चाइनीज यूट्यूब चैनल पे कोई और इंडिया की वल्नरेबिलिटीज पर एनालिसिस कर रहा हो, तो उसको इस टाइम पर बता देना चाहिए कि इंडिया ने इस वाले सॉल्यूशन को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का तरीका खोजा है। जिसमें कि कौन सी स्कीम है वो जरा कमेंट में बताइएगा, कौन सी स्कीम का जिक्र मैं हिंट दे रहा हूं। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, डिस्कस द स्ट्रक्चरल वीकनेसेस दैट चाइनीज मिलिट्री मे बी फेसिंग एंड हाउ दे कैन बी अ लर्निंग लेसन फॉर इंडिया। तो लर्निंग लेसन में केवल ये पॉपुलेशन वाली बात नहीं करनी है, मॉडर्नाइजेशन में जो डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट है और जो इंडिया के डिफेंस इंडिजनाइजेशन है उस पर हमें विशेष फोकस करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं? अगर हाईटेक सेक्टर में चाइना डिपेंडेंट है यूएस एंड अदर नेशंस पे, तो हम भी तो डिपेंडेंट है। वो अलग बात है कि भाई हमारा अलाइनमेंट अभी उनके साथ अच्छा है, बट आप सबको पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और रिलेशंस का एक कॉमन सा दस्तूर है, चीज़ें बदलते देर नहीं लगती, है कि नहीं? तो और देश की सुरक्षा की बात हो तो वी शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट, वी शुड प्लान अहेड। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।